नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता तो देखिए, भारत या राजस्थान के अंतर्गत जो सभ्यताएं रहती हैं उन सभ्यताओं में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि काल निर्धारण। कि समय का किस प्रकार से अपने को पता चलता है भी कौन सी सभ्यता किस काल की है। तो देखिएगा, काल निर्धारण की आधुनिक जो पद्धति है वो है रेडियो कार्बन C14। रेडियो कार्बन C14 पद्धति। रेडियो कार्बन C14 पद्धति में क्या होता है? रेडियो कार्बन C14 पद्धति में C12 व C14 ये दोनों सजीव और निर्जीव के अंदर मौजूद रहते हैं। तो पता कैसे लगता है? 5730 वर्षों में C14 है वो आधा हो जाता है। जैसे ही अपने को कहीं से कोई हड्डी वगैरह मिली तो फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो 5730 वर्षों में वो आधा हो जाता है। तो इस आधुनिक पद्धति के अनुसार क्या किया जाता है? सभ्यताओं का काल निर्धारण किया जाता है। तो अपनी जो सभ्यता आज अपने करने जा रहे हैं कालीबंगा, इस सभ्यता को प्राग हड़प्पा व हड़प्पा कालीन माना गया है। हड़प्पा कालीन माना गया है। प्राग हड़प्पा का अर्थ हो गया हड़प्पा से पहले, यानी कि ये सभ्यता हड़प्पा से पहले भी थी और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी थी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी थी। अब देखिएगा, कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, बंगा चूड़ियाँ को बोलते हैं, चूड़ियों को बोलते हैं। तो काले रंग की चूड़ियाँ। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि अपने ये देखें कि इसकी स्थिति और विस्तार किस प्रकार से, इसकी स्थिति है वो किस प्रकार से है या विस्तार है वो इसका किस प्रकार से है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहली चीज़ तो देखिएगा, खोज के प्रयास व उत्खनन, और दूसरी बात रहेगी इसकी स्थिति की। तो ये जो सभ्यता है ये घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी और हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर, हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर, और जिला हनुमानगढ़ है इसका। ठीक है। अब बात करते हैं खोज व उत्खनन की। तो खोज और उत्खनन में तीन चार बातें रहती हैं। सबसे पहली बात कि इस सभ्यता की जानकारी किसने दी? तो इस सभ्यता की जानकारी जर्मन विद्वान LP टेसीटोरी ने दी। LP टेसीटोरी ने इसकी सर्वप्रथम जानकारी है वो दी। फिर बात करते हैं खोजकर्ता। इसकी खोज है वो किसने की? ए घोष, अमलानंद घोष, 1952। फिर बात करते हैं उत्खननकर्ता, यानी कि इसकी खुदाई किसने की? तो इसकी जो खुदाई है वो BV लाल, ब्रिजवासी लाल और BK थापर, बालकृष्ण थापर 1961 से लेकर 1969 के मध्य इसकी खुदाई होती है। तो प्राग हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले की और हड़प्पा समकालीन अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज की पहली जानकारी LP टेसीटोरी ने खोजकर्ता
एक घोष, 2 इसके उत्खननकर्ता और घग्गर नदी के ऊपर है। अब देखिएगा ये जो महत्वपूर्ण सभ्यता है ये किस प्रकार से बनी हुई है, इसकी अपने बात है वो करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं सिवाय 2 स्थलों को छोड़कर वो 2 भागों में विभाजित हैं। तो वो 2 भाग कौन से हैं? एक तो था सभ्यता का पश्चिमी भाग, और दूसरा था पूर्वी भाग, और एक पश्चिमी भाग। अब देखिएगा पूर्वी जो भाग है इसमें साधारण जनता रहती थी, और जो पश्चिमी जो भाग है ये दुर्ग भाग कहलाता है। पश्चिमी भाग है वो दुर्ग भाग कहलाता है। पूरे सभ्यता स्थल इसी प्रकार से बना हुआ है सिवाय 2 स्थानों को छोड़कर, उनकी बात अपने इंडियन हिस्ट्री में करेंगे। अब अपने बात करते हैं भी कालीबंगा में क्या विशेष है। अब देखिए इस भाग को तो नगर भाग कहते हैं, नगर भाग, और ये जो भाग है ये दुर्ग भाग कहलाता है, ये दुर्ग भाग है। अब देखिएगा कालीबंगा का जो दुर्ग भाग है, कालीबंगा का जो दुर्ग भाग है इसके भी 2 भाग हैं। ये कालीबंगा की अपनी एक विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है कालीबंगा, और ये खुद की इसकी विशेषता है कि कालीबंगा का जो दुर्ग भाग है उसके 2 भाग हैं। ये जो दूसरा भाग है यहाँ पे अंडाकार या आयताकार वर्गाकार अग्निवेदियां बनी हैं। क्या बनी हुई हैं? अग्निवेदियां, अग्निकुंड बने हुए हैं। अपने यहाँ पर क्या क्या मिला है उसी की बात साथ में कर रही है इस डायग्राम के माध्यम से। तो पश्चिमी भाग दुर्ग भाग विशेषता कालीबंगा में 2 भाग है, और इसके दूसरा जो नीचे वाला भाग है वहाँ पे क्या बना हुआ है? अग्निवेदियाँ या अग्निकुंड। तो प्रश्न आता है कहाँ से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा से अग्निवेदियों के साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। इन अग्निवेदियों के अंदर अपने को पशु हैं उनके गर्दन के अवशेष मिले हैं, यानी कि गर्दन की हड्डियां मिली हैं। अब गर्दन की हड्डियां मिली हैं तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को? पशु बलि का प्रमाण मिलता है, पशु बलि का प्रमाण है वो मिलता है। इसके बाद में देखिएगा जो कालीबंगा में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है। तो कब्रिस्तान मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, कब्रिस्तान में इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो कब्रिस्तान मिला है, एक तो जो इसका आकार है वो आकार इसका कैसा है? अंडाकार है, अंडाकार है। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उसमें कब्रिस्तान है वो दुर्ग भाग के दक्षिण में मिला है, दुर्ग भाग के दक्षिण में मिला है, किंतु इसमें ये कब्रिस्तान है वो दुर्ग भाग के पश्चिम में मिला है। इधर हो गया तो अब पश्चिम में हो गया। दूसरी बात, सभी स्थानों पर जो कब्रिस्तान मिला है वो कब्रिस्तान चौकोर मिला है, लेकिन यहाँ पर कौन सा आकार है? अंडाकार। फिर देखिएगा और क्या इंपॉर्टेंट है, इस कब्रिस्तान के अंदर युगल व प्रतीकात्मक समाधियां मिली हैं। युगल का मतलब इकट्ठी और प्रतीकात्मक का मतलब प्रतीक के रूप में दफनाई गई, प्रतीक के रूप में, क्योंकि यहीं से अपने को क्या मिलता है? 3 प्रकार के समाधान, 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य, 3 प्रकार से शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, उसके साक्ष्य अपने को कहाँ से मिलते हैं? उसके साक्ष्य अपने को कालीबंगा से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से थे? पहला पूर्ण
समाधान, पूर्ण समाधान, यानी कि सबको पूर्ण रूप से दफना देना। जैसे वर्तमान में अपने देखते हैं बिश्नोई संप्रदाय या मुस्लिम संप्रदाय है, वो पूर्ण समाधान करता है। दूसरा आंशिक समाधान, आंशिक या प्रतीकात्मक समाधान, यानी कि व्यक्ति के अवशेष मात्र का समाधान करना। तो देखिएगा दोस्तों, क्या होता था, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको जंगल के किनारे छोड़कर आते थे, और जब जंगली जानवर उसका मांस खा लेते थे तो बचे हुए से शरीर को लाकर यहाँ दफना दिया जाता था। तीसरा दाह संस्कार या अग्नि संस्कार, जो अधिकतर अपने हिंदू जातियों में किया जाता है। तो देखिएगा 3 प्रकार के समाधान, ठीक है। युगल का मतलब इकट्ठे समाधान के साक्ष्य। अग्निवेदी और अग्निवेदियों में पशु बलि के प्रमाण सबके सब कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। और कब्रिस्तान की विशेषता अंडाकार, अन्य कहीं से अंडाकार कब्रिस्तान नहीं मिला, अन्य सभी में कब्रिस्तान दुर्ग बाग के दक्षिण में, जबकि यहाँ दुर्ग बाग के पश्चिम में। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें, पूर्वी भाग जो नगर भाग था, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जो कालीबंगा की दीनहीन स्थिति को दर्शाती है, दीनहीन स्थिति को दर्शाती है। तो इस चार्ट को आपने अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा का कब्रिस्तान किस प्रकार का है, कालीबंगा से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं, पशु बलि के साक्ष्य मिलते हैं, प्रतीकात्मक या युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, और समाधान की तीनों विधियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा यदि कालीबंगा में और महत्वपूर्ण अपने बात करें तो एक तो आपने ये याद रखना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है, यानी कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद में तीसरी राजधानी किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। फिर देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने और याद रखनी है कालीबंगा के लिए, वो क्या है, एकमात्र स्थल। कालीबंगा राजस्थान का एकमात्र स्थल है जो दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी कि जो कालीबंगा शहर है वो इस प्रकार से बसा हुआ है, पूर्व में हमेशा ही प्रवेश द्वार होता था, यहाँ दुर्ग भाग आ गया, यहाँ नगर भाग आ गया। अब जो ये बाहरी जो 4 दीवारी है, ये कालीबंगा में डबल है, दोहरी रक्षा प्राचीर, यानी कि 4 दीवारी जो है वो डबल है कालीबंगा की। और ये राजस्थान का एकमात्र स्थल है, राजस्थान का एक मात्र स्थल है, इस चीज को ध्यान रखना। अब अपने बात करेंगे महत्वपूर्ण अवशेषों की। अवशेष यानी कि कालीबंगा से अपने को कौन कौन से अवशेष हैं वो मिलते हैं। तो सबसे पहला अवशेष मिलता है अपने को सीता। और सीता किसे कहते हैं, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, यानी कि सीधा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। और जुते हुए खेतों को क्या कहते हैं, सीता कहते हैं। जुते हुए खेतों को क्या कहते हैं, सीता। अब देखिए, जो खेत जुते हुए थे, इनमें 2 फसलें एक साथ लगाई जाती थी, 2 फसलें एक साथ, यानी कि आप कह सकते हो मिश्रित खेती। 90 डिग्री पे काटती थी, इस प्रकार से बो दी जाती थी और फिर इस प्रकार से बो दी जाती थी, 2 फसलें। और फसलें कौन कौन सी मिली हैं, फसलों में यदि मैं बात करूं तो गेहूं, सरसों, चना, गेहूं, सरसों, चना और जौ, ये फसलें मिली। तो जुते हुए खेत यानी कि सीता हल रेखाएं, और गेहूं, सरसों, चना और जौ के साक्ष्य अपने को मिले। फिर देखिएगा, भूकंप का
विश्व में प्रथम साक्ष्य, भूकंप का विश्व में प्रथम साक्ष्य मिला है, पहला साक्ष्य। कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं नालियां, तो लकड़ी की बनी नालियां पूरे विश्व में सबसे पहले कालीबंगा में मिली हैं। पूरे विश्व में लकड़ी की बनी हुई नालियां सबसे पहले कालीबंगा में मिली है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं शल्य चिकित्सा, तो शल्य चिकित्सा का भी विश्व में पहला प्रमाण कालीबंगा से मिला। तो यदि मैं आपको बताऊं कि कालीबंगा से अपने को 3 चीजें ऐसी मिली हैं जो विश्व में पहली बार कालीबंगा में हुई। कौन कौन सी? भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य कालीबंगा में, लकड़ी की नालियों के प्राचीन साक्ष्य कालीबंगा में, और शल्य चिकित्सा के सबसे प्राचीन साक्ष्य है वो कालीबंगा में। तो शल्य चिकित्सा, एक खोपड़ी में 6 छिद्र अपने को मिले हैं, ये कालीबंगा में अपने इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में मैं बात करूं तो अलंकृत ईंटें यानी कि ऐसी ईंटें मिली हैं जिनके ऊपर फूल पत्तियां बनी हुई हैं, और इन ईंटों का प्रयोग है वो फर्श में किया जाता था। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो दरवाजे बड़े इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में 1 पल्ले के दरवाजे मिले हैं, 1 पल्ले के, यानी कि जो दरवाजा है उसका एक ही पल्ला है, एक ही है, ऐसे 2 अलग अलग नहीं है। 1 पल्ले के दरवाजे हैं वो यहां से मिले हैं। इसके अलावा यदि और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करूं तो पूजा यानी कि धार्मिक जीवन की जानकारी नहीं मिलती है। धार्मिक जीवन की जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि लिंग योनि किसी देवता की कोई भी मूर्ति कालीबंगा से नहीं मिली है। अतः कालीबंगा के धार्मिक जीवन की जानकारी अपने को नहीं मिलती। अब देखिए मुद्रा में अपने को कालीबंगा से किस प्रकार की मुद्रा मिली है? कालीबंगा से अपने को सेल खड़ी व मिट्टी की मुद्रा मिली है। सेल खड़ी व मिट्टी की मुद्रा। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र उनसे अपने को सेल खड़ी नामक पत्थर की मुद्राएं और मिट्टी की मुद्राएं मिलती हैं। और यहां से जो मुद्रा मिली है वो व्याघ्र चित्र की है। व्याघ्र यानी कि चीते का चित्र बना हुआ है, चीते का चित्र है वो इसके ऊपर बना हुआ है। तो इसके बाद में यदि मैं सभ्यता के पतन की बात करूं, पतन तो भारतीय राजस्थान के इतिहास के मर्मस डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये 2 कारण बताते हैं कालीबंगा के पतन का। पहला कारण भूचाल या रेत, भूचाल और भूचाल से जो रेत आया उसके कारण। तो एक भी कह सकते हो भूचाल या रेत, या भूचाल और रेत, भूचाल के कारण या रेत चढ़ने के कारण। दूसरे पतन के कारण में डॉक्टर केनेडी कहते हैं कि यहां पर कोई संक्रामक रोग फैल गया, उस संक्रामक रोग के कारण ये सभ्यता है वो समाप्त हो गई, ये सभ्यता है वो समाप्त हो गई। तो देखिए दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता रहती है। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी, खोजकर्ता ए घोष थे, उत्खननकर्ता वीवी लाल और बीके थापर थे। फिर आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो सभ्यता है उसमें जो दुर्ग भाग है वो दुर्ग भाग 2 भागों में, और दूसरे भाग में अग्निकुंड, और अग्निकुंड के अंदर पशु बलि के प्रमाण, और जो कब्रिस्तान है वो दुर्ग के पश्चिम में, और वहां से अपने को 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ ये राज्य का एकमात्र स्थल है
जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी कि सीता के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप, लकड़ी की नालियां और शल्य चिकित्सा का प्रथम उदाहरण अपने को मिलता है। इसके अलावा धार्मिक जीवन की यहाँ से जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है। मुद्रा की बात करें तो व्याघ्र यानी कि जिसके ऊपर चीते का चित्र है, वैसी यहाँ से मुद्रा, करेंसी आप कह सकते हो, वो अपने को मिली है। पतन में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया है कि यहाँ रेत या भूचाल के कारण इसका पतन हो गया, और डॉक्टर कनेडी ने बताया कि संक्रामक और रोग के अलावा। और लास्ट लाइन, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की गई, 1985-86 में की गई। जय हिंद, जय भारत।